नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस टॉपिक को लेकर आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो आपका टॉपिक नहीं है बल्कि बिजनेस मैथमेटिक्स का सेमेस्टर 3 का कंप्लीट यूनिट रहने वाला है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज की वीडियो वन शॉट वीडियो रहने वाली है जहां पर हम लोग आपकी वन शॉट के अंदर टाइम सीरीज एनालिसिस यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास इतना समय नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि हम इंडिविजुअल चैप्टर्स को पढ़े, फिर उन पे प्रैक्टिस करें, फिर बुक के क्वेश्चन करें, फिर पीवाईक्यू करें। तो इसी चीज पे मैं लगा हुआ था 2-3 दिन से, और मैंने सोचा कि क्यों ना डायरेक्टली आपको यूनिट वाइज आपको वन शॉट प्रोवाइड कर दूं, जहां पर आपको टॉप में पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर दूं जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। यानी कि वन शॉट वीडियो के अंदर हम लोग तमाम ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो अब की बार आपको अपने एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। अलोंग विद में सारे जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सब आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, और जो जो बातें मैं आपको बताता हूं तमाम बातों पर इंप्लीमेंटेशन जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो ये आपका यूनिट 4 है जिसका टाइटल है टाइम सीरीज एनालिसिस, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और एग्जैक्टली क्या कुछ आपको पढ़ना है। देखिए, दो चीजें आप लोग अपने ख्याल में और अपने जहन में रखिएगा। यहां से आपको थ्योरी भी देखने को मिलती है और यहां से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि आप लोग क्या कहते हैं, आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है। क्लियर है? न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमें पहले हमारे पास बेसिक्स होने चाहिए। बेसिक्स का मतलब होता है आपके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, अलोंग विद आप लोग थ्योरी बोल सकते हैं, जहां पर आपको एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट को करते हैं, जहां पर सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या समझना होता है कि हमारे पास ये देखना है ये जो टाइम सीरीज है इसका अपना मीनिंग क्या होता है। देखिए, अगर आप लोग डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो टाइम सीरीज अपने आप में एक ऐसी ऑब्जर्वेशन की सीरीज होती है जिसको माय डियर फ्रेंड्स रिकॉर्ड किया जाता है और इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन के अंदर डिफाइन द मीनिंग ऑफ द टाइम सीरीज, अक्सर ये आपके पीवाईक्यूज को उठा के देखेंगे तो वहां पे सवाल दिया गया है कि टाइम सीरीज का क्या मीनिंग होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, टाइम सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एट ए इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। एक ऐसी सीक्वेंस ऑब्जर्वेशन की जिसको इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। हर एक वो ऑब्जर्वेशन वो क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी टाइम सीरीज कहलाती है। समझ में आया? तो बहुत बेसिक सी बात थी। जैसे एग्जांपल की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग डेली स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, तो डेली स्टॉक प्राइस की जो ऑब्जर्वेशन है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, रिकॉर्ड होती है। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं ये आपका टाइम सीरीज रहने वाला है। मंथली सेल्स की बात कर लीजिए, क्वार्टरली जीडीपी की बात कर लीजिए, या फिर एनुअल रेनफॉल की बात कर लीजिए, ये कुछ किसके एग्जाम्पल है, टाइम सीरीज के एग्जाम्पल है। समझ में आया? कोई भी ऐसी सीक्वेंस जहां पर ऑब्जर्वेशन को ओवर इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, टाइम सीरीज कहलाएगा। दैट्स इट, इतना ही आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है। क्लियर है? अब यहाँ पे टाइम सीरीज एनालिसिस करती है, क्या क्या एनालिसिस करती है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पैटर्न्स को एनालिसिस किया जाता है, ट्रेंड्स को एनालिसिस किया जाता है, और यहाँ पे फोरकास्टिंग को भी माय डियर फ्रेंड्स एनालिसिस किया जाता है। तो काफी स्टार क्वेश्चन रहने वाला है। मीनिंग अक्सर आपका टाइम सीरीज से जुड़ा हुआ पूछा जाता है, अर्थ पूछा जाता है, तो आपको इतना लिख के आना है। ठीक है, तो आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा। जो भी ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगी वो सारी एक इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम के ऊपर रिकॉर्ड होंगी। समझ में आई इतनी बातें? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोग माय डियर फ्रेंड्स एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं जिसका टाइटल है, ध्यान रखिएगा, यहां पे हमें देखना है कि जो आपकी टाइम सीरीज है उसका एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, उद्देश्य बता दीजिए, या कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के अंदर अगर क्वेश्चन आता है टाइम सीरीज एनालिसिस का, सर इंपॉर्टेंस क्या है, तो माय डियर फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 पॉइंट हमें एग्जाम के अंदर लिख के आने हैं। देखिए, टाइम सीरीज एनालिसिस का इस्तेमाल हम लोग अंडरस्टैंड पास्ट बिहेवियर
बिहेवियर को करने के लिए करते हैं, यानी कि भूतकाल में, पास्ट में अगर किसी एक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टाइम सीरीज एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? यानी कि पास्ट के बिहेवियर को समझने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? टाइम सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है। अलोंग विद याद रखिएगा, किसी भी पैटर्न को समझने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? टाइम सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप लोग ट्रेंड्स की बात करें, चाहे आप लोग सीजनलिटी की बात करें, ये सारे माय डियर फ्रेंड्स क्या हैं? ये सारे क्या कहलाते हैं? पैटर्न्स कहलाते हैं। जब भी बात पैटर्न्स के एनालिसिस की आएगी तो हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करेंगे। जब भी बात पास्ट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की आएगी तो भी हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करेंगे। यहां पे देखिए एस्टिमेट लॉन्ग टर्म ट्रेंड, यानी कि आपका लंबे समय तक कौन सा ट्रेंड टिका रहेगा जिसके बिहाफ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है, कोई भी बिजनेस डिपेंड कर सके, ठीक है ना। ये भी आपका किसकी हेल्प से आइडेंटिफाई किया जाता है? टाइम सीरीज एनालिसिस की हेल्प से अंडरस्टैंड किया जाता है। रिमूव इररेगुलर वेरिएशन, देखिए इररेगुलर वेरिएशन अगर आप लोग एक बार समझ लेंगे ना तो उनको रिमूव करना आसान हो जाएगा। इसके बाद फोरकास्ट फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू के अंदर एग्जैक्टली क्या कुछ चीजें चलने वाली है, इस चीज का फोरकास्ट करने के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टाइम सीरीज एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। टू असिस्ट अ बिजनेस डिसीजन, किसको असिस्ट करने के लिए? बिजनेस डिसीजन को असिस्ट करने के लिए हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, जैसे बस्टिंग की बात कर लीजिए, जैसे मार्केटिंग की बात कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये तमाम चीजें किस कैटेगरी में आती हैं? ये बिजनेस डिसीजन के अंदर आती है, ठीक है। तो अभी तक दो बातें मैंने आपको बताई, टाइम सीरीज का अपना क्या मीनिंग होता है और टाइम सीरीज की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंसेस इनको आपको लर्न करना है, याद करना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, आपको बताना है कि एग्जैक्टली इसकी लिमिटेशंस क्या है या ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसका अपना मीनिंग क्या है। इसके अलावा एक चीज आपको समझना है, जब भी आप लोग टाइम सीरीज को अंडरस्टैंड करते हैं ना तो मोस्ट रिपीटेड सवाल है माय डियर फ्रेंड्स ये कि आपको एक्सप्लेन करना है टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको याद रखना है 4 क्लासिकल कंपोनेंट है। देखिए कितने कंपोनेंट है आपके टाइम सीरीज के? 4 क्लासिकल कंपोनेंट है। सबसे पहले आप ट्रेंड की बात करते हैं, फिर आप लोग सीजनल वेरिएशन की बात करते हैं, फिर आप लोग साइक्लिक वेरिएशन की बात करते हैं, फिर आप लोग इररेगुलर, जिसका दूसरा नाम रैंडम वेरिएशन की भी बात करते हैं। यानी कि टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर कितने तरीके के आप क्या कह सकते हैं कंपोनेंट होते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास 4 क्लासिकल कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या है? ट्रेंड, टी स्टैंड फॉर द ट्रेंड्स। सीजनलिटी वेरिएशन एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, साइक्लिक वेरिएशन सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इररेगुलर या रैंडम वेरिएशन आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी आप लोग कह सकते हैं TSCI। ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स? दीज आर द 4 कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज, ठीक है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ये क्या है? आपके 4 कंपोनेंट्स है। क्लियर है? ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आपके 4 कंपोनेंट्स है किसके? टाइम सीरीज के। क्लियर? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, काफी रिपीटेड ये सवाल है, काफी रिपीटेड टॉपिक है। अब इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी होगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेंड लिख दिया, सीजनलिटी वेरिएशन लिख दिया या साइक्लिक वेरिएशन लिख दिया या आप रैंडम या इररेगुलर वेरिएशन की बात कर दें। अब इनको एक्सप्लेन करना है। अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है? आपने देखा एक अच्छे खासे टाइम के दरमियान कोई चीज या तो बिल्कुल ही डाउन पे जाके या फिर बिल्कुल ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, या तो बिल्कुल डाउन जा रही है या तो अपवर्ड जा रही है, उसी को तो क्या बोलेंगे? ट्रेंड बोलेंगे ना। जैसे अगर आप लोग देखेंगे, जैसे अगर आप लोग एक सही डेफिनेशन की बात करते हैं, ट्रेंड की अगर आप लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म मूवमेंट। याद रखिएगा ट्रेंड को किस नाम से जाना जाता है? लॉन्ग टर्म मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब अडिगता, एक चीज पे जो रुकी हुई होती है ना उसको परसिस्टेंट बोलते हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है ना। या तो अपवर्ड की बात कर लीजिए या डाउनवर्ड की बात कर लीजिए, लेकिन परसिस्टेंट मूवमेंट होना चाहिए। याद रखिएगा ओवर द लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय के अंतराल के बाद अगर आपका परसिस्टेंट आपको दिखता है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो आपका डाउनवर्ड मूवमेंट हो, वो क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स? वो आपका ट्रेंड कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर पॉपुलेशन राइज होती है तो ये ट्रेंड का एग्जांपल है। इंक्रीज द प्राइसेस, ये ट्रेंड का एग्जांपल है। ग्रोथ इन प्रोडक्शन, ये किसका एग्जांपल है? ट्रेंड का एग्जांपल है। यूजेस कहां पे किया जाता है? स्ट्रेट अपवर्ड या डाउनवर्ड लाइन की हेल्प से इसका यूजेस या ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेंड का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट अपवर्ड या परसिस्टेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट
मूवमेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, कोई भी चीज एक लंबे समय अंतराल के ऊपर अगर परसिस्ट हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेंड कहते हैं। सेकंड क्या है, सीजनल वेरिएशन। अब आपको पता है सीजन के हिसाब से जो वेरिएशन होता है ना वो क्या कहलाता है, सीजनल वेरिएशन कहलाता है। यहां पे हम लोग क्या कहेंगे इसकी डेफिनेशन के अंदर, शॉर्ट टर्म मूवमेंट दैट रिपीट रेगुलरली विद इन ए ईयर। क्लियर है, एक ऐसा मूवमेंट, शॉर्ट टर्म मूवमेंट जो आपके एक साल के दरमियान विद इन द ईयर रेगुलरली आपका रिपीट करता है खुद को, उसको क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपका सीजनल वेरिएशन बोलते हैं। जैसे आपका विंटर हो गया, समर हो गया, हर साल खुद को रिपीट करता है, तो ये सीजनल वेरिएशन है। ठीक है, सीजनल वेरिएशन के ऊपर काफी बिजनेसेस डिपेंड करते हैं। जैसे अगर आप लोग आइसक्रीम की बात करते हैं, आइसक्रीम की जो सेल है वो किस में होती है, समर में होती है। ठीक है, अगर आप लोग रिटेल सेल्स पीक ड्यूरिंग द दिवाली, रिटेल की सेल किस पे होती है, दिवाली पे होती है, या क्रिसमस का आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये किसकी वजह से हुआ है, ये सीजनल वेरिएशन की वजह से हुआ है। और सीजनल वेरिएशन या तो वेदर की वजह से, या तो फेस्टिवल की वजह से, या हॉलीडे छुट्टी की वजह से कोज होता है। समझ में आया, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीजनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म मूवमेंट दैट रिपीट रेगुलरली विद इन द ईयर, उसको क्या बोलते हैं आप लोग माय डियर फ्रेंड्स, सीजनल वेरिएशन बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स देखिए, इस यूनिट का जो भी कंट्रीब्यूशन है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। सबसे आसान यूनिट में इसको मान के चलता हूं, इंडेक्स नंबर के बाद इंडेक्स नंबर भी बहुत आसान है। इसको वन शॉट के अंदर कवर करने का रीजन क्या है, कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, टू द पॉइंट बात करूंगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैंने सब रिमूव कर दिया है, जो पढ़ाऊंगा उसी से पेपर के अंदर आएगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक बेसिक बातें, केवल एक फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूं, केवल एक मेथड पढ़ाने वाला हूं, जिसके भी यहां पे 3 या 4 तरीके के न्यूमेरिकल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जो पीवाईक्यूज है असल में, जो आपके शिवदास के अंदर गिवन है, जिनको अगर आप लोग कर लेते हैं ना तो आपके एग्जामिनेशन के जो अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना उसको आप लोग बहुत आराम से, इजीली और इत्मीनान से, कॉन्फिडेंस के साथ टैकल कर पाएंगे। शर्त ये है, जो बातें ये मैं आपको बता रहा हूं बेसिक बातें, इनको आपको जस्ट मेमोराइज तो करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, अच्छे से लिखना तो पड़ेगा। चलिए अगली बात करते हैं। अब किसकी बात हो रही है, साइक्लिक वेरिएशन, सी की बात करते हैं। इसको बोलते हो आप लोग वेव लाइक मूवमेंट। क्या बोलते हो आप लोग, वेव लाइक मूवमेंट कॉज्ड बाय ये इकोनॉमिक साइकिल। ये किसकी वजह से होती है, इकोनॉमिक साइकिल की वजह से। जो भी वेव लाइक मूवमेंट है, यानी अप एंड डाउन, वेव कैसे चलता है, ऐसे ही तो चलता है ना, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। अगर खैर आप तो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अगर उन्होंने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपका ईएमडब्ल्यू क्लास 12 के अंदर फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, आप लोग जानते होंगे, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएमडब्ल्यू या वेव की भी बात करते हैं, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव हिस्सा क्या होता है, आपका क्रस्ट होता है, ये नीचे वाला क्या होता है, आपका ट्रफ होता है। ठीक है ना, तो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ये रिपीटेशन आपको देखने को मिलता है। सिमिलर मैनर में माय डियर फ्रेंड्स, साइक्लिक वेरिएशन के अंदर पहले तो इकोनॉमिक साइकिल की वजह से वेरिएशन आता है और ये वेव लाइक मोमेंट होता है। ठीक है, अब इसके ड्यूरेशन की बात कर लीजिए। जो आपका साइक्लिक वेरिएशन है ये मोर देन ए ईयर रहता है। ठीक है, 1 साल से ज्यादा रहता है और इसके अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले है प्रोस्पेरिटी स्टेज, उसके बाद रिसेशन आएगा, उसके बाद आपका डिप्रेशन आएगा और उसके बाद रिकवरी आएगा। 4 स्टेजेस हैं, याद रखिएगा। हार्ड टू मेजर द प्रीसाइजली, इसके साथ एक बड़ी दिक्कत है, इसको प्रीसाइजली मेजर नहीं किया जा सकता है। प्रीसाइजली इसको मेजर करने में काफी डिफिकल्टी होती है। समझ में आया, तो बिल्कुल बिल्कुल आसान है। साइक्लिक वेरिएशन इज ड्यू टू द इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, किसकी वजह से होता है, इकोनॉमिक साइकिल की वजह से होता है। लास्ट एंड फाइनल आपका इररेगुलर या रैंडम वेरिएशन, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसके अंदर कुछ प्रेडिक्शन होती नहीं है, कुछ भी हो जाए, अनहोनी आप लोग मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल रैंडम डिस्टरबेंस होता है। क्लियर है, इसको क्या बोलते हो, इररेगुलर वेरिएशन। नेचुरल क्लाइमेट्स जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, युद्ध की बात कर लीजिए, पेंडेमिक की बात, पेंडेमिक मतलब जैसे अभी आपके थोड़े टाइम पहले ना आपका कोविड-19 आया था, तो अनप्रेडिक्टेबल था, तो ये क्या था, इररेगुलर वेरिएशन था। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिएगा रेजिडुअल फ्लक्चुएशन आफ्टर द रिमूविंग, यहाँ पे रेजिडुअल फ्लक्चुएशन TSC तीनों में पढ़ा चुका हूं, तीनों के रिमूवल की वजह से सारी चीजें होती है। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, आपको क्या एक्सप्लेन करना है, कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज, तो हम लोग कहेंगे एक ट्रेंड होता है, एक आपका सीजनल वेरिएशन होता है, एक आपका साइक्लिक वेरिएशन होता है, एक आपका इररेगुलर रैंडम वेरिएशन होता है। ठीक है, 4 होते हैं, चारों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल देना है, इनका कारण बताना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा, कंपोनेंट पूछ सकता है,
आपकी टाइम सीरीज एनालिसिस पूछ सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज या आप लोग कह सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ये बातें आप सभी ने पढ़ ली। अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ना है जिसको आप लोग एडिटिव बोलते हो। एडिटिव का मतलब क्या होता है? वही ऐड करना होता है। आगे क्या कहते हो? मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ठीक है ना। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के अंदर देखिए एडिटिव का मतलब क्या होगा, हम लोग y से रिप्रेजेंट करेंगे। एडिटिव का मतलब हम चारों कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, ट्रेंड को ऐड कर देंगे, एस को ऐड कर देंगे, सी को ऐड कर देंगे और आई को ऐड कर देंगे। इसको क्या बोलते हो? ये क्या कहलाता है? एडिटिव कहलाता है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या हो जाएगा, आप लोग इन तमाम चीजों को मल्टीप्लाई कर दोगे। TSCI चारों कंपोनेंट को माय डियर फ्रेंड्स क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बस इतना ही आपको याद रखना, ठीक है। इससे ज्यादा आपको चक्कर में पढ़ना ही नहीं है ना, मैं आपको ज्यादा चक्कर में डालूंगा। जो एग्जाम में आएगा, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, बस आपको इन सारी चीजों को अच्छे से याद रखना। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, मेथड्स ऑफ मेजरिंग द ट्रेंड्स, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस के अंदर फ्रेश हैंड, जिसको आप लोग ग्राफिकल मेथड कहते हैं, ये भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप लोग सेमी एवरेज मेथड की बात करते हैं तो ये भी इंक्लूड किया गया है। मूविंग एवरेज मेथड की बात करते हैं तो ये भी इंक्लूड किया गया है। और लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसको आप लोग LSM या स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से जानते हैं, तो ये भी इंक्लूड किया गया है। अगर मैं कहूं आपको एग्जाम के अंदर कौन सा आएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स आंख बंद करके आप स्टार लगा लीजिए, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर क्या आएगा? लीस्ट स्क्वायर मेथड आएगा, जिसको आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से भी जानते हैं। कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी आपको मूविंग एवरेज मेथड की भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हम इस पर इतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं करेंगे। मैं अभी आपको लिस्ट स्क्वायर मेथड सिखा दूंगा। इन तीनों टॉपिक को माय डियर फ्रेंड्स आपको छोड़ देना है, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो फ्रेश हैंड के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, सेमी एवरेज मेथड के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, मूविंग एवरेज मेथड का जस्ट आपको क्या कर लेना है, जो भी इसके अंदर बेसिक्स है, फॉर्मूला है ना, उसको याद कर लीजिएगा, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्ट स्क्वायर मेथड पे फोकस करना है, जिसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। और इसको करने के लिए हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इसका फॉर्मूला है जो आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में रखना। अब ध्यान से देखिएगा, ट्रेंड लाइन इक्वेशन इसको आप लोग बोलते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू द a प्लस बी एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन आप सभी ने 10th क्लास में भी पढ़ी थी। y इज इक्वल टू द mx प्लस सी, याद आया आपको? क्या है आपका? mx प्लस सी है। और m माय डियर फ्रेंड्स आपका स्लोप होता था, ठीक है। m क्या होता था? आपका स्लोप होता था। और माय डियर फ्रेंड सी आपका y इंटरसेक्ट होता था, ठीक है। तो आप लोग क्या कहते थे? इसको y इंटरसेक्ट करते थे। अब सेम बात है ना, यहाँ पे m को रिप्लेस कर दिया गया है माय डियर फ्रेंड स्मॉल b से, और आपका जो y है, सॉरी आपका c है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है a से। दैट्स व्हाई आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू द bx प्लस a या a प्लस bx, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये वाली माय डियर फ्रेंड्स आपकी क्या रहने वाली है? ट्रेंड लाइन इक्वेशन रहने वाली है लिस्ट स्क्वायर मेथड के लिए, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत है। याद रखिएगा, ए क्या होती है? ट्रेंड वैल्यू एट ओरिजिन, यानी कि वाई इंटरसेप्ट बोल सकते हो आप लोग इसको, ठीक है ना। बी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, जिसको आप लोग स्लोप बोलते हैं। एक्स होता है टाइम डेविएशन फ्रॉम द मिड पॉइंट, याद रखिएगा ये क्या है? टाइम डेविएशन फ्रॉम द मिड पॉइंट। एंड वाई क्या है? एक्चुअल या एस्टिमेटेड वैल्यू। क्लियर है? वाई क्या है? एक्चुअल या एस्टिमेटेड वैल्यू। एक तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। एक क्या याद रखना है आपको? ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, जस्ट याद रखने के लिए बोल रहा हूं। यूज किसका करेंगे? यूज करेंगे हम लोग सेंटर्ड ईयर का। सेंटर्ड ईयर के अंदर हम लोग सिग्मा कैपिटल एक्स को कितना पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले मार्क कर लीजिए, स्टार कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं के बिहाफ पे आपकी सारी न्यूमेरिकल सोल्व होने वाली है। माने हम लोग क्या कह सकते हैं? आपका a इज इक्वल टू द, आप लोग क्या कहेंगे? a इज इक्वल टू द, आपको सिग्मा कैपिटल y निकालना है, अपॉन में इसको n से डिवाइड कर देना है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप लोग b निकालना चाहते हैं, आप लोग सिग्मा कैपिटल x कैपिटल y निकालेंगे, और आप लोग सिग्मा एक्स स्क्वायर से माय डियर फ्रेंड्स इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जो आपकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू द a प्लस में bx, इसके अंदर पुट कर दिया जाएगा। ये क्या हो जाएगी? आपकी ट्रेंड लाइन इक्वेशन हो जाएगी। और यही
ही आपसे एग्जाम के अंदर निकालने को पूछेगा। ठीक है, तो बेसिक बात समझ में आई। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, y इज इक्वल टू द a प्लस में bx। एक आपको याद रखना है a कैसे निकलता है आपका सिग्मा y अपॉन कैपिटल N सिग्मा xy अपॉन में कैपिटल सिग्मा x स्क्वायर। बस इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको थोड़ा ध्यान देना है चीजों को। अगर आप लोग एनालिसिस करेंगे ना तो बहुत प्यार से आप लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट होते हैं, उसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत हद तक वैल्यू भी सेम हो सकती है या कुछ कुछ केसेस में आपको वैल्यू बदलती दिखेगी, चीजें सेम रहेंगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये सेल्स दी गई है, अब यहाँ पे ये ईयर दिया है, क्या दिया है ईयर, यहाँ पे कितना है 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011। एन की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स आपकी कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके देखिए दो चीजें हैं, अगर आप लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड आता है तो माय डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे n + 1/2। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको पकड़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका n जो वैल्यू है अगर वो इवन आता है तो माय डियर फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज लेना पड़ेगा। n निकालने, n के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, यानी कि हम क्या कहेंगे n/2 निकालेंगे। ठीक है ना, फिर हम लोग क्या कहेंगे n/2 + 1, उससे अगली डिजिट निकालेंगे, दोनों का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। ठीक है, अभी समझाऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिएगा ये आपकी सेल्स है, सेल्स का मतलब माय डियर फ्रेंड्स ये आपकी y गिवन है, ये क्या होता है y गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर। आपको कौन से मेथड का इस्तेमाल करना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करना है। आपको फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन निकालनी है। फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू द a प्लस में आपने क्या कहा था b कैपिटल X, ये वाली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसको निकालने के लिए हमें a चाहिए। a का फॉर्मूला क्या था सर, आपने बताया था आपको क्या करना है, सिग्मा x करना है। ठीक है, अभी पीछे करवाया था ना, क्या करना है आपको, सिग्मा y करना है, x नहीं y अपॉन n, क्या कहेंगे सिग्मा कैपिटल y अपॉन में आप लोग क्या कहेंगे n कहेंगे, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे b की वैल्यू और पुट करनी है, जिसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा कैपिटल x कैपिटल y अपॉन में क्या कर देना है आपको, सिग्मा कैपिटल x का स्क्वायर कर देना है। ये वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक है, आगे क्या है, आपको एवरेज एनुअल चेंज इन सेल्स निकालना है कि एग्जैक्टली कितना चेंज आया है। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू, क्या निकालना है आपको, ट्रेंड वैल्यू निकालना है 2006 से 2011 के लिए। आगे क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड सेल फॉर द ईयर 2014, 2014 के लिए एक्सपेक्टेड सेल क्या है। कुछ कुल मिला के 3-4 चीजें एक साथ पूछी गई हैं। मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं ए का फॉर्मूला कैसे लगेगा, बी का फॉर्मूला कैसा लगेगा। देखिए डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ईयर कितना गिवन है, ईयर है आपका गिवन 2006 गिवन है, 7 गिवन है, 8 गिवन है, 9 गिवन है, 10 गिवन है और 11 गिवन है। अगर आप लोग टोटल डिजिट को कैलकुलेट करते हैं, 6 डिजिट है, 6 डिजिट का मतलब क्या है, इवन है, यानी कि आप लोग 6 का आधा करेंगे, n/2 कितना आएगा, थर्ड डिजिट आपको पकड़ना है और आपको करना है 6/2 + 1, यानी कि 6/3 और 1 4, यानी कि चौथा डिजिट आपको पकड़ना है और इन दोनों का एवरेज पकड़ लेना है। अब देखिए तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि तीसरा 2008 है और आपका चौथा कौन सा है 2009। तो हम लोग क्या करेंगे, 2008 प्लस में आपका 2009 और इसका एवरेज पकड़ लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 2008.5 आ जाएगा। इसका इस्तेमाल माय डियर फ्रेंड्स हम लोग x कैपिटल X को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। ठीक है, कैपिटल X को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए सेल्स इन करोड़ दी हुई है, यानी कि 12 13 14 15 22 26, इन सबको सम कर लो, सिग्मा y कितना आ गया, 102 आ गया। समझ में आया, सिग्मा y क्या आ गया, 102 आ गया। अब करना क्या माय डियर फ्रेंड्स, हमें निकालना है डेविएशन फ्रॉम, एग्जैक्टली डेविएशन कितना आ रहा है, ध्यान रखिएगा क्या निकालना है, डेविएशन। डेविएशन कहां से निकालना है, मिड पॉइंट से। किससे निकालना है, मिड पॉइंट से। और आपने मिड पॉइंट निकाल लिया है, इवन केस में मिड पॉइंट निकाल लिया है, कितना आया है 2008.5। अब करना क्या है, ये जो ईयर वाली वैल्यू जैसे आपका 2006 है, ठीक है ना, इसके अंदर से मिड वैल्यू को घटा दो, कितना आ जाएगा 2008.5 आ जाएगा, तो नेगेटिव में आंसर आएगा -2.5। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये डेविएशन फ्रॉम मिड पॉइंट आ गया है। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग 2007 की बात करते हैं, 2007
2007 माइनस में 2008.5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, -1.5 आ जाएगा। समझ में आई ये वाली स्टेप? ऐसे आप लोग क्या करेंगे, 2008 की बात करेंगे, माइनस करेंगे 2008.5 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5 आ जाएगा। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स आपको 2009 में से माइनस करना है, ऐसे ही 10 में से माइनस करना है, ऐसे ही आपको 11 में से माइनस करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्या कहलाएगा, डेविएशन फ्रॉम द जो मिड वैल्यू है, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम द मिड वैल्यू आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये जो डेविएशन आ रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। याद रखिएगा, डेविएशन को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अगर आप लोग डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो उसका एक कारण है, ठीक है, मैं बताऊंगा उसका कारण क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे ना तो एक वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पीछे याद हो तो मैंने बताया था सेंटर्ड, यानी कि आपका डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, 0। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो डेल्टा एक्स आपका 0 नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपके पूरी से डेविएशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो 2.5 का दुगना 5 हो जाएगा, 1.5 का दुगना 3 हो जाएगा, आधे का दुगना 1। सबको अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपका सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा, 0। समझ में आया? ओके। अब देखिए, ये आपका कैपिटल एक्स आ गया है, कैपिटल वाई, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको एक्स की एक्स के साथ यानी एक्स का स्क्वायर निकाल लेना है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब आप लोग ए कैलकुलेट करते हैं ना तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा वाई चाहिए, उसको एन से डिवाइड कर देंगे। सिग्मा वाई आपने निकाल ही लिया, ठीक है ना। फिर हमें क्या चाहिए, हमें बी चाहिए। बी के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो सिग्मा एक्स वाई चाहिए, अपॉन में सिग्मा एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो एक्स वाई भी निकल गया, एक्स स्क्वायर भी निकल गया, टोटल कितना आ रहा है आपका 70 आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान ये देना है, ए कैसे निकलेगा, सिग्मा वाई की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स कितनी है, 102 है। तो आप लोग क्या करेंगे, 102 को n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं, 102 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 17 आएगा। बी निकालने के लिए सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 98। और अगर आप लोग एक्स स्क्वायर को निकालते हैं तो कितना है, 70। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.4 आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी आई, 17। इस फॉर्मूले में रख के ना बी की वैल्यू आ जाएगी, एंड बी की वैल्यू कितनी आई है, 1.4 आई है, ठीक है। और माय डियर फ्रेंड्स इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन कहती है आपका y इज इक्वल टू द a प्लस में b कैपिटल x, ठीक है। अगर आप लोग इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, आपकी 17, और b की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 1.4 है, कितना 1.4। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, y बराबर है a की वैल्यू कितनी है आपकी 17 प्लस में b की वैल्यू कितनी है 1.4, और आपका साथ में क्या हो जाएगा, कैपिटल x। ये बन गई है आपकी व्हाट, जिसको आप लोग बोलते हो ट्रेंड वैल्यू। क्या बोलते हो, ट्रेंड वैल्यू। समझ में आया? बहुत आसान है, ठीक है। आगे ना बात समझ में, तो ये क्या बन गई आपकी ट्रेंड वैल्यू बन गई। ये क्या निकाला आपने, YC निकाला है, a की वैल्यू 17 प्लस में 1.4x हो गया है। अब करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे दिख रही होगी, -5 पुट करेंगे, फिर -3 पुट करेंगे, फिर -1, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इनको बोलते हो ट्रेंड वैल्यू। क्या बोलते हो, ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपकी बन गई है 17 प्लस में 1.4 और x बन गई है। एवरेज एनुअल वैल्यू कैसे निकालते याद रखिएगा। एवरेज एनुअल वैल्यू के लिए b का दुगना लेके चलते, कितना लेके चलते, दुगना लेके चलते हैं। b कितना है 1.4, इसका दुगना अगर आप लोग करेंगे तो 2.8, वैल्यू किसमें थी, करोड़ में थी। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया एवरेज एनुअल चेंज इन सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ट्रेंड वैल्यू हैव बीन ऑब्टेन्ड इन द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, ये आपकी ट्रेंड वैल्यू है। ये आप पुटिंग द वेरियस वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, मैंने बता दिया x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। क्लियर है? ये सारी क्या है, ट्रेंड वैल्यू पहले ही निकाल के दिखा दी है। तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। एक तो आपसे पूछा गया था क्या, अगर आप लोग पीछे चलते हैं तो क्वेश्चन के अंदर लीस्ट स्क्वायर मेथड से स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन बनाना था, बना दिया। एवरेज एनुअल चेंजेस आपने बता दिया, और ट्रेंड वैल्यू को भी माय डियर फ्रेंड्स आपने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो इस तरीके का सवाल एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। क्या करना है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स मेरे को अगर ट्रेंड वैल्यू इक्वेशन निकालनी है तो y इज इक्वल टू द a प्लस में b इंटू में कैपिटल x, ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। मेरे को इसके लिए a की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए मेरे को सिग्मा x चाहिए, अपॉन में सिग्मा y, हर बार x लिख देता हूं। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिग्मा y अपॉन में कैपिटल n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपको चाहिए b कैसे निकालते हैं, सिग्मा कैपिटल x कैपिटल y डिवाइड कितने से कर देंगे, आप लोग सिग्मा x स्क्वायर से कर देंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। x की वैल्यू और y की वैल्यू मैंने निकालना सिखाया, और इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करेंगे, बहुत प्यार से आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी
प्रोबेबिलिटी हो। देखिए लीस्ट स्क्वायर मेथड या लीनियर ट्रेंड से क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन क्या कहता है, फिट ए लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, एक लीनियर ट्रेंड इक्वेशन फिट करनी है। इस सीरीज के लिए आपको ट्रेंड वैल्यू भी निकालनी है। ट्रेंड वैल्यू का मतलब y इज इक्वल टू द, आप लोग क्या कहेंगे, a प्लस में b और इंटू में कितना हो जाएगा आपका कैपिटल X। ठीक है, इसमें इक्वेशन में पुट करना है। किसके लिए निकालना है, 2019 के लिए। ये भी आपको थोड़ा याद रखना। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, देखिए आपको ईयर गिवन है और जो सेल्स है वो किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू गिवन होती है। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, आपको ये तो ईयर गिवन है, ये क्या है, ईयर गिवन है। अब देखिए 2008 से लेके 2013 तक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बन गई है, 6 बन गई है। इसका मतलब क्या करना है, इसका हाफ करेंगे, 6/2 कितना हो जाएगा, 3, और एग्जैक्टली इससे एक आगे वाला ले लेंगे यानी कि 4। तीसरी और चौथी टर्म का एवरेज लेना है, पहली दूसरी तीसरी। तीसरी है आपकी 2010 और चौथी है आपकी 2011। इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2010.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी मिड वैल्यू है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी मिड वैल्यू रहने वाली, समझ में आया। इस मिड वैल्यू से आपको डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है, डेविएशन निकालना। डायरेक्टली आप लोग क्या कहेंगे, टाइम डेविएशन फ्रॉम द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कितनी आई है आपका, 2010.5 आई है। ठीक है, तो 2008 में से 2010.5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही ये सारी वैल्यूज आप लोग निकाल लेंगे। अब मेरे को क्या करना है, ये जो आपका आया है ना, ये वेरिएशन, इसको कैपिटल X बोलते हैं। ये जो आपका वेरिएशन आया है इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल X। इसका स्क्वायर निकाल लेना, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले में चाहिए। तो इनकी आपस में स्क्वायर कर देंगे और सबको सम कर देंगे तो सिग्मा x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को x और y की आपस में मल्टीप्लाई करा देनी है और सबका सम ले लेना है। 48.50 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ट्रेंड इक्वेशन क्या कहती है, a और b की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y माने आपका 223 आ रहा है, तो आपने क्या किया, 223 ले लिया, और अपॉन में n, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 था, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 37.16 आ गई है। ऐसे ही b का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा xy अपॉन में सिग्मा x स्क्वायर। सिग्मा xy की वैल्यू कितनी है, देखिए आपका 48.50 है, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 17.50 है। लमसम कितना आ गया, 2.771 अप्रोक्सीमेट आ गया है। तो a की वैल्यू भी निकल आई, b की वैल्यू भी निकल आई। इक्वेशन क्या होती है, a प्लस में b इंटू में कैपिटल X होता है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है, 37.167, प्लस में b की वैल्यू कितनी है माय डियर फ्रेंड्स, 2.771, और साथ में कितना है कैपिटल X। ये माय डियर फ्रेंड्स आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रही आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। अब करना क्या है, इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको बारी बारी इस इक्वेशन के अंदर इस कैपिटल X की वैल्यू पुट करनी है। कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, -2.5 है, -1.5 है, -0.5, 0.5, 1.5 और 2.5। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, 2.5 पुट करेंगे, 1.5 पुट करेंगे, 0.5 पुट करेंगे, 0.5, 1.5, 2.5, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको आंसर आएगा। जैसे पहले में आंसर आया 30.24, फिर कितना है आपका 33.11, ठीक है, फिर आपका 35 आया, फिर आपका 38 पॉइंट समथिंग, फिर आपका 41 पॉइंट समथिंग, फिर आपका 44 पॉइंट समथिंग। ये सारे पॉइंट आपने यहाँ पे कर दिए, सबका सम कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 30 से शुरू हुए थे और हम लोग 44 पे पहुंच गए, तो ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका इंक्रीजिंग हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, ये इंक्रीजिंग हो रहा है। ट्रेंड क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आपका इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, अब इसने कहा था 2019 के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, 2019 के लिए। ठीक है, आप देखेंगे 2019 के लिए x की वैल्यू कितनी है, 8.5। 2019 में से अगर आप लोग मिड वैल्यू निकालते हैं तो वही है 2010.5 निकालेंगे, माइनस करके फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा वैल्यू, 60.721। ठीक है, 3 फॉर्मूले भी नहीं बनते हैं आपको, y इज इक्वल टू द a प्लस में b इंटू में कैपिटल X याद रखना है, a का फॉर्मूला याद रखें, b का फॉर्मूला याद रखें, जस्ट वैल्यूज पुट करें। ऐसा ही सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। थोड़ा आगे चलते हैं, एक और सवाल देखिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही आपको क्या क्या निकालना है, ट्रेंड वैल्यू निकालना है। एनुअल इंक्रीज या डिक्रीज, अभी बताया ना कैसे इंक्रीज करते कैसे डिक्रीज करते, चेक कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रेट लाइन ट्रेंड आपको निकालना है। तो ये आपका ईयर है और प्रॉफिट का मतलब आपको y गिवन है, तो आप लोग क्या कहेंगे, कुछ इस तरीके से कर देंगे। ईयर कितना है, 2010 से लेके 16, कितना ईयर है, 7 है। तो मैंने बताया ओड वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू कितनी है, 7, ओड है तो 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 का आधा कितना होता है, 4, तो फोर्थ वैल्यू आपकी मिड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, अगर आप लोग मिड वैल्यू की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, फोर्थ वैल्यू। तो 1, 2, 3 और 4, यानी कि आप लोग 2013 को पकड़ लेंगे। समझ में आया, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 60, 70, 75, 60, 80, 85, 100, इन सबको सम कर देते हैं तो सिग्मा y मिल जाएगा 535। अब आपको क्या करना है, 2013 मिड वैल्यू पकड़ लेना है, टाइम डेविएशन जो x होगा। अब करना क्या है, 2010 में से 13 माइनस गया तो -3, 11 में से गया तो -2, 12 में से गया तो -1, 13 में से 13 गया तो 0। ये सब x की वैल्यू आ गई है, सबको जोड़ देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब करना क्या है,
अब करना है माय डियर फ्रेंड्स एक्स का स्क्वायर, आपस में स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। एक्स और वाई की आपस में मल्टीप्लाई करा दो और सबको जोड़ दो, एक्स वाई कितना आ जाएगा 155। अब इसको इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन में क्या करना पुट करना है, हमें निकालना है y इज इक्वल टू द a प्लस में b इंटू में कैपिटल एक्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। ए क्या कहता है, सिग्मा वाई ले लो, एन से डिवाइड कर दो। सिग्मा वाई कितना आया था आपका 535 आया था। अब एन कितना है आपका 7 है, इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 76.4 के अप्रोक्सीमेट आएगा, तो ए की वैल्यू आ गई। बी क्या कहता है, सिग्मा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अपॉन में क्या आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कितना है आपका 155 है, और एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना है 28 से डिवाइड करते हैं तो 5 पॉइंट आपका कितना रहेगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ गई है। तो इक्वेशन ये देखिए यहाँ पे निकाली भी हुई है 76.4 दोनों और 5.536। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बन जाएगी आप लोग वही y इज इक्वल टू द a प्लस में b इंटू में x। ठीक है, सिंपल, कोई लॉजिक इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स टैकल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन तमाम वैल्यूज की x की वैल्यू को, यानी कि यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हैं x वाली, इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो आपने निकाली है ये वाली इक्वेशन, जिसको आप लोग ट्रेंड इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको ये अलग अलग वैल्यूज क्या होंगी मिलेंगी। 59 से हम लोग चले थे और कहां तक पहुंच गए 93 तक, तो कैसा हुआ है ये इंक्रीजिंग हुआ। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्या हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग हुआ है। एनुअल इंक्रीजिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एनुअल इंक्रीजिंग प्रॉफिट, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब भी एनुअल इंक्रीजिंग प्रॉफिट की बात करता है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है ये बी होता है। क्या होता है, बी होता है। और बी की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी थी 5.536। ठीक है, दैट्स इट, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। देखिए कितना आसान यूनिट था और आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे थे। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान, फ्री के नंबर बट रहे इस यूनिट के अंदर। इन तरीके के क्वेश्चंस को अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे मैंने 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, केवल ये स्लाइड अगर आपने समझ ली ना, ये पहली वाली अलोंग विद, अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया, कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स टाइम सीरीज एनालिसिस को बहुत प्यार से आप लोग क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, इसके तमाम सवालात को कर पाएंगे। जो मैंने करवाया है वही कर लीजिएगा, आंख बंद करके पेपर के अंदर देखिएगा, पेपर पूरा का पूरा इसी वीडियो से पसने वाला है। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आपको बताना है। पुराना क्वेश्चन है, 2011 में भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आपको एवरेज एनुअल चार्ज निकालना है, लिस्ट स्क्वायर फीट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन निकालना है। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आज ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एग्जैक्टली इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द टाइम सीरीज एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी आंसर मैंने दे दिया है, पर आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, ये आपका वन शॉट वीडियो था जहां पर हम लोगों ने डिटेल में समझा टाइम सीरीज एनालिसिस को। थ्योरी को मैंने पढ़ा दिया है जो एग्जाम के अंदर आनी है, वो सारे न्यूमेरिकल मैंने करा दिए, पीवाईक्यूज मैंने करा दिए हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और संभावना एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है। उम्मीद करता हूं सेशन आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी आप सभी मेरे साथ आखिरी तक बने रहे, मेरे को इतना लंबा सुना, उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो के अंदर किसी और यूनिट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी लर्निंग।